बिफोर स्टार्टिंग दिस आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर यू। मैं आपसे 3 सवाल जो है पूछना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि मोदी जी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी मुद्दों में एक वादा दिया था कि वो हर व्यक्ति को काला धन जो है उसको वापस दिलाएंगे और 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आए हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, मुझे बताइए कि मोदी जी ने जब जीएसटी लाया तो कई लोगों ने उनका क्या करा, अपोजिशन करा कि इससे इंडिया को कोई फायदा नहीं होगा, इससे इंडिया को उल्टा क्या होगा, लॉस होगा। बट जब कई स्टेट लिकर बैन लगाते हैं, यानी शराब के ऊपर क्या करते हैं, बैन लगाते हैं, उसको बंद कर देते हैं, तो कोई किसी तरह का विरोध नहीं होता, अपोजिशन नहीं होता। या फिर सन 2014 में जब मोदी जी स्वच्छ भारत लाए थे तो स्वच्छ भारत अभियान पे कोई अपोजिशन नहीं हुआ था। आप कहोगे सर स्वच्छ भारत अभियान पे अपोजिशन हो भी कैसे सकता है? तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हम इंडिया में रहते हैं जिसकी पॉलिटी ऐसी खतरनाक है कि जिस पॉलिसी को सरकार खुद डिनाई करती है, बाद में जिस पॉलिसी को अपोजिशन पार्टी डिनाई करती है, बाद में जब वो सरकार बना लेती है तो वो खुद ही क्या करती है, उस क्या कहते हैं, उस बिल को बकायदा पार्लियामेंट में पेश कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये पॉलिसी भी पहले कांग्रेस लाना चाह रही थी और अब जो है बकायदा बीजेपी ले आई है। जिस तरह से जीएसटी पहले कांग्रेस लाना चाह रही थी और बीजेपी ले आई है। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये रहा कि आखिर लिकर बैन और स्वच्छ भारत अभियान का जीएसटी की तरह अपोजिशन क्यों नहीं होता है? एंड माय थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम यू कि एज वी ऑल नो कि हमारे यहाँ चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, पार्टी वगैरह चुनते हैं। और वो पार्टी जो है हमसे चुनाव में खूब सारे वादे करती है, उसके मैनिफेस्टो में कई सारे चुनावी वादे रहते हैं। आपने नायक पिक्चर देखी होगी, तो उसमें अनिल कपूर इसी मैनिफेस्टो पर अमरीश पुरी जी को छेड़ता है। पर अगर कोई सरकार उन मैनिफेस्टो में लिखी सारे चुनावी वादों को मानने से इनकार कर दे, तब क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? तो ये तीसरा सवाल, और इन तीनों सवालों का जवाब एक ही है माय फ्रेंड्स, दैट इज डीपीएसपी। सर वो कैसे? तो यही फ्रेंड्स हमें आज के लेक्चर में समझना है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझिए कि जो डीपीएसपी है ये हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जो कि खुद किससे इंस्पायर्ड है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। इसके बाद हमारे यहाँ इंडिया में जब भी कोई काम होता है तो उसके लिए क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। तो इसके लिए भी कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, सप्रू कमेटी। और यहां तक कि जो बी आर अंबेडकर थे, द मैन बिहाइंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन, द जीनियस बिहाइंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या कहा था, नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था डीपीएसपी को। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कई सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी होता ही नहीं है। डीपीएसपी जो है, ये लास्ट के 2 स्टेटमेंट्स मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आपको समझने में मजा नहीं आएगा। सो कई सारी कंट्रीज में ये डीपीएसपी होता ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट्स दे तो रखे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जब हमने दे रखे हैं तो उसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है कि गवर्नमेंट को क्या क्या नहीं करना है। सो डीपीएसपी की जरूरत ही नहीं है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बी आर अंबेडकर ने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है और बी आर अंबेडकर इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या होगा, एक सॉलिड और कॉन्क्रीट रीजन होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कैसी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत नेगेटिव बात करते हैं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स जो इतने अच्छे हैं आप उनको नेगेटिव बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? तो समझिएगा फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को काम करने से रोकते हैं। वो बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन मत करो, इनइक्वालिटी मत करो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। सो फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट, दीज आर डोंट्स फॉर अ गवर्नमेंट, दैट व्हाट शुड गवर्नमेंट नॉट डू। बट इसी तरह से
मुझे एक बात बताइए, जब गवर्नमेंट के डोंट की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के साथ ही साथ किसकी बात होनी चाहिए? डूस की बात होनी चाहिए। और ये डूस कहाँ आते हैं? डीपीएसपी में आते हैं। जैसे कि आप सबको काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, आप सबको राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, पंचायत जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फ्री लीगल एड आप सबको, मुफ्त चुनाव लड़ने की, चुनाव नहीं सॉरी, मुफ्त जो है अपना क्या कहते हैं केस लड़ने की या केस के लिए वकील करने की आजादी आपको मिलना चाहिए। तो आप कहोगे सर मतलब आप कहना चाह रहे हो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों में अपोजिशन है। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कोई अपोजिशन नहीं है। इनमें क्या है? हार्मनी है। ये एक दूसरे के क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं। ये इनमें इनमें क्या है? पूरकता है। अब हार्मनी है सर, कैसे हार्मनी? मतलब आप कह रहे हो इन दोनों में मिलाप है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल इन दोनों में मिलाप है। मिलाप ऐसे है कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या नहीं होते? एब्सोल्यूट नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये हमने पढ़ा था। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? दे आर, उन पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। अब इसको जरा समझना। तो डीपीएसपी क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट बनाते हैं, कंप्लीट बनाते हैं। सर दैट वाज अ कंप्लीट बाउंसर, कुछ भी समझ नहीं आया अभी आपने जो बोला। तो समझेगा फ्रेंड्स, हमने जैसा कि कहा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? ये जस्टिसेबल होते हैं। मतलब इनके लिए आप सीधे कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और वहां जाकर बोल सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट कोई क्या कर रहा है? छीन रहा है। बट डीपीएसपी क्या होते हैं? नॉन जस्टिसेबल होते हैं। इनके लिए आप जिस तरीके से फंडामेंटल राइट के लिए सीधा आप क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, उस तरह से सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये यूजलेस है, अगर इनके लिए हम कोर्ट ही नहीं जा सकते तो फिर इनका सेंस क्या है? तो मैं लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, दे आर नॉट एट ऑल यूजलेस, दे आर वेरी यूजफुल। इनकी डेफिनेशन देखिएगा, they are constitutional instructions, recommendations to state in legislative, executive, and administrative matters, which will be followed by the state when it becomes competent. Competent मतलब समझिएगा, इन्हें नॉन जस्टिसेबल क्यों रखा है? क्योंकि सपोज हम बात करते हैं आर्टिकल 40 की, दैट इज पंचायत की। अब आर्टिकल 40 फ्रेंड्स में अगर बात करूं तो पंचायत के ऊपर पहले सिर्फ एक आर्टिकल हुआ करता था जो ये कहता था कि हमें क्या करना है? हमें विलेज पंचायत को मजबूत बनाना है और उन्हें इतनी पावर्स देना है कि ये सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर पाए। सर क्या बोल रहे हो? बात समझ नहीं आई। फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, महात्मा गांधी जी वॉज ऑफ द व्यू दैट आर इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। हमारा भारत जो है वो गांव में बसता है, एंड विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी डन। दैट वाज द दिस वाज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के व्यू के अनुसार अगर हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे तो हमारा देश भी मजबूत नहीं होगा। और आज भी फ्रेंड्स 50% से अबव पॉपुलेशन हमारी क्या है? एग्रीकल्चर में है, और 67% पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस क्या है? रूरल है। तो पंचायत को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पर अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है फ्रेंड्स? 26 जनवरी 1950। अब मुझे बताइए 26 जनवरी 1950 में क्या पंचायत को पावर देना सही रहता? मतलब बी आर अंबेडकर जैसे जीनियस आदमी ने इसको आर्टिकल 40 में डाल दिया, एक प्रिंसिपल के तौर पे डाल दिया, एक डायरेक्टिव के तौर पे, सलाह के तौर पे डाल दिया कि जब स्टेट ताकतवर हो जाए तब वो क्या करे? तब वो ये पंचायत को मजबूत करने का काम करे। तो ऐसा क्यों? बी आर अंबेडकर तो इक्वलिटी के पूरी तरह से फेवर में थे, तो ऐसा क्यों? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलिटी फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उस समय इंडिया रीसेंट एक पार्टीशन से निकला था और हम राजपूत रजवाड़ों से भी दो चार हो रहे थे, और इंडिया को यूनाइट करने की प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? प्रैक्टिसेस कर रहे थे।
अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर पंचायत भी पावरफुल हो जाते और एक यूनिट बन जाते सेल्फ गवर्नमेंट वाली, तो हो सकता है कि हमारा इंडिया, जो बड़ी मुश्किल से हमने प्रिंसली स्टेट से 552 टुकड़ों से एक सिंगल फ्रेम में बनाया था, उसके क्या हो जाते वापस से इस बार हजारों नहीं लाखों करोड़ों टुकड़े हो जाते। और जवाहरलाल नेहरू जी भी महात्मा गांधी के कट्टर सपोर्टर होते हुए इस बात के फेवर में थे। इसीलिए ये उस वक्त क्या आया, सिर्फ एक डायरेक्टिव तौर पे आया, नॉन जस्टिसेबल तौर पे आया। लेकिन बाद में एज वी ऑल नो 1990s में क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके जरिए क्या कर दिया गया, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। उसके पहले भी पंचायत चल रही थी, पर वो क्या नहीं थी, लीगल नहीं थी। और इन्हें क्या कर दिया गया, लीगल सैंक्शन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उससे जो है दे दिया गया। आई गेस मैं समझता हूं आप सबको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब समझेगा दोस्तों, जैसा कि आपने समझा, फंडामेंटल राइट्स जो है भले ही नॉन जस्टिसेबल है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट जब भी एबल होगा तो उसे इन्हें क्या करना होगा, पूरा करना होगा। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या है, हार्मनी है। और फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, डीपीएसपी को, फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं, डीपीएसपी कंप्लीट बनाते हैं। तो जो बातें 1950 में हम राइट के तौर पे नहीं दे पाए, जैसे राइट टू वर्क नहीं दे पाए, राइट टू एजुकेशन नहीं दे पाए, और भी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं दे पाए, वो सब की सब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कर दी, डीपीएसपी में डाल दी। कि जब स्टेट फ्यूचर में एबल होगा, जब स्टेट इनको देने के काबिल होगा, तब वो क्या करेगा, इन चीजों को देने का काम करेगा। यानी कि डीपीएसपी भले ही नॉन जस्टिसेबल है, बस इनका, पर फिर भी इनका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है, इनका इंपॉर्टेंस लॉ मेकिंग में आता है। स्टेट को बोला गया है कि जब भी वो कोई लॉ बनाएगा तो उसे इनको ध्यान में रखना है। इवन जो जुडिशरी है उसके लिए भी ये क्या है, लाइटनिंग पिलर की तरह काम करते हैं। क्योंकि इससे ही जुडिशरी तय करती है कि सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जा रही कि नहीं जा रही है। क्योंकि समझिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, एंड नाउ दे ऑल आर रेस्ट इन पीस। अब प्रेजेंट में कोई भी सरकार अगर कोई काम कर रही है, सो वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल है कि नहीं है, ये डिसीजन जुडिशरी को लेना है। इवैल्यूएशन ऑफ लॉस जुडिशरी को करना है। बट जुडिशरी भी ये किसके जरिए करेगी, जुडिशरी भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए करेगी। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 50 कहता है कि हमें लेजिस्लेचर, हमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को क्या करना है, अलग रखना है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों क्या होने चाहिए, अलग रहने चाहिए। और इसी के तहत जब एनजेक आया था, इसी के तहत जब एनजेक आया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में, तो उसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ये कहकर कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की फीलिंग के खिलाफ है, जो कहता है कि हमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग रखना है। क्योंकि एनजेक के जरिए मोदी जी जुडिशरी में अपना पार्टिसिपेशन क्या कर रहे थे, बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। सो इस तरह से फ्रेंड्स आपको पॉलिटी को समझना होगा, उसे रटने की जगह। तब आपको पॉलिटी पढ़ने में मजा भी आएगा और आप उसको अच्छे से इजिली समझ भी पाएंगे। तो ये इस तरह से जुडिशरी के लाइटनिंग पिलर्स की तरह भी काम करता है। और जो भी गवर्नमेंट्स रहती हैं उनका मैनिफेस्टो बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और भले ही ये जस्टिसेबल नहीं है, पर अगर कोई भी गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट जाती है, तो जब अगला इलेक्शन आता है तो उसमें वो क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है। इसीलिए जब लिकर बैन लगाया जाता है तो उस पर कोई अपोजिशन नहीं आता है, क्योंकि गांधी जी का व्यू था कि भारत को लिकर फ्री करा जाए। जब काउ स्लॉटर के ऊपर कोई एक्ट आता है तो उस पर कोई कार्रवाई, उस पर कोई नेगेटिव बयान नहीं आता, क्योंकि गांधी जी कहते थे गो हत्या महापाप है। तो जो भी चीजें हम डिनाई नहीं कर पाते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, ये सब बातें कहां पे दी गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही दी गई हैं कि स्टेट जब इनेबल हो जाएगा तब उसे क्या करना है, इन सबको फॉलो करवाना है। आई गेस आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा डीपीएसपी क्या है। अब एक बात और समझिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों की दोनों क्या चलते हैं, एकदम एक दूसरे के
पैरेलल चलते हैं, दोनों में पूरा तगड़ा क्या है, कोऑर्डिनेशन है। अब कैसे है समझेगा। जो डीपीएसपी है उसका पहला आर्टिकल क्या है, 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फंडामेंटल राइट्स का भी याद करिए, पहला आर्टिकल क्या है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स समझिएगा। फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ते हैं कि स्टेट कौन होगा जिसके अगेंस्ट सिटीजन या नॉन सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। पर यहां डीपीएसपी में हम पढ़ते हैं स्टेट कौन होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा लॉ मेकिंग के दौरान या फिर अपना मैनिफेस्टो निकालते वक्त, ताकि उसकी गवर्नमेंट पॉपुलर रहे और नेक्स्ट इलेक्शंस में भी वो बकायदा जीत कर आए। अदरवाइज द डेफिनेशन इज सेम टू सेम। सो फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर आप दोबारा से देख सकते हैं इसको क्लियर करने के लिए। इसके बाद याद करिए आर्टिकल 13 हमने पढ़ा था। तो आर्टिकल 13 क्या था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, जस्टिसेबल है। तो ये उसी का क्या है, रिवर्स है कि डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। मतलब आप कोर्ट में जाके सीधा चिल्ला नहीं सकते कि साहब मुझे काम चाहिए, लॉकडाउन में मेरे पास काम चला गया, काम तो मेरा फंडामेंटल राइट है। तो ये आपका भले ही फंडामेंटल राइट नहीं है, बट फिर भी आप इसके लिए सरकार को काम करना है। यही डीपीएसपी का पावर है। आप कहोगे सर कैसे काम कर रही है सरकार। तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, सरकार मनरेगा स्कीम जो देती है वो कहीं ना कहीं क्या है, आपको राइट टू वर्क का ही पावर दे रहा है। आई गेस यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसीलिए ये फोटो मैंने डाला है कि जुडिशरी इनमें कुछ केस में कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर फिर भी जैसा कि हमने समझा कभी कभी बिगाड़ भी सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 40 तक हमें आज करना है। इसके आगे का हम अपने अगले सेशन में यानी कल के लेक्चर में करेंगे। अब 38 में समझिए क्या लिखा है फ्रेंड्स। क्रिएट, इट सेज दैट स्टेट विल क्रिएट सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर सो दैट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कैन बी मेड। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस याद करने की कोशिश कीजिए, ये हमने कहां सुना है। बिल्कुल सही सोचा आपने, इसे हमने कहां सुना है, प्रियम्बल में सुना है। प्रियम्बल पढ़ते वक्त ये तीनों वर्ड हमने समझे थे कि समाज में हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का डिफरेंस क्या करना है, खत्म करना है। पॉलिटिकल जस्टिस, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सके और हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सके, पॉलिटिकल राइट होना है। इकोनॉमिक जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और स्टेटस क्या करना है, खत्म करना है। तो ये सारे जस्टिस जो हैं, ये आप समझिए जब इंडिया आजाद हुआ था तब हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम इकोनॉमिक जस्टिस जैसा पावरफुल वर्ड एक फंडामेंटल राइट के तौर पे दे पाए। क्योंकि आप समझिए तब हमारे पास स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। बट जैसे जैसे हमारी कंडीशन सुधर रही है वैसे वैसे मनरेगा या राइट टू एजुकेशन ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं जिनके जरिए आपको इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। सर ये सब तो ठीक है, ये सोशल वेलफेयर भी समझ में आ गया कि लोगों के भले के लिए काम करना है। बट सर ये सोशल ऑर्डर क्या है। तो फ्रेंड्स समझिएगा, सोशल ऑर्डर एक बहुत डेप्थ वर्ड है। जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो हम ये दो ऑर्डर्स पढ़ते हैं कि सोसाइटी का क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। सोसाइटी का एक सिस्टम होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो चलेगी। तो हमारे ब्राह्मण शास्त्र में अर्थ, काम, उससे ऊपर धर्म और धर्म से ऊपर मोक्ष। और अगर हम बात करें ये मैस्लो वगैरह के सिद्धांतों में, तो सबसे पहले फिजिकल नीड, फिर सिक्योरिटी, फिर प्यार, फिर एस्टीम यानी रुतबा, यानी कि मैं मालिक हूं वगैरह, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति। सो इस तरह से हमारी जो सोसाइटी हम बना रहे हैं उसमें हमें जो ऑर्डर रखना है वो कैसा रखना है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों तरह का उसे क्या देना है, जस्टिस देना है। प्रियम्बल से जो क्या करता है, रिलेट करता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस।
क्योंकि अगर मैं बात करूं, इंदिरा गांधी जी ने इसी आर्टिकल के ऊपर काफी ज्यादा क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करे हैं। उनका कहना था कि हमारे यहाँ क्या है, इनइक्वलिटी ऑफ सोर्सेस है। भाई किसी के पास सोर्सेस बहुत ज्यादा है, ये देखिए इसकी हाइट कितनी ज्यादा है, और किसी के पास सोर्सेस बहुत कम है, ये देखिए इसकी हाइट कितनी कम है। तो इन लोगों के पास जब सोर्सेस में क्या है, डिफरेंस है, तो ऐसे में इनके बीच में क्या है, इनइक्वलिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके पास ज्यादा है, इस व्यक्ति के पास ज्यादा है, तो इससे एक ब्लॉक छीनकर ये तीसरे वाले को एक ब्लॉक ज्यादा देना पड़ेगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी सोसाइटी में क्या आ पाएगी, इक्वलिटी आ पाएगी। तो सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी कि हमारी सरकार, हमारे यहाँ क्या हो, इक्वलिटी जो है स्टैब्लिश हो। फ्रेंड्स ये डायग्राम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। तो राइट टू इक्वलिटी पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था, और इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। तो वो रिलेट करेगा किससे, सोशलिज्म से। सोशलिज्म ये वर्ड भी कहीं सुना हुआ है सर? बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था तब मैंने आपको ये वर्ड सोशलिज्म अच्छे से समझाया था। तो प्रियम्बल, सोशलिज्म और इक्वलिटी, ये तीनों क्या है, इस आर्टिकल के बेंचमार्क्स हैं। अगर ये तीनों दिमाग में रख के आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे समझिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। हर व्यक्ति को काम करने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि सब, हर व्यक्ति को काम के उचित अवसर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं अभी लॉकडाउन में, तो आप समझिए एजुकेशन में जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मीन्स था लाइवलीहुड का, हम फैकल्टीज का, वो क्या हो गया, थोड़ा छिन सा गया। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें ये मीन्स जल्द से जल्द क्या करे, अवेलेबल कर पाए। इसीलिए सरकार क्या कर रही है, लॉकडाउन 2.0, अनलॉक 2.0, अनलॉक 3.0, अनलॉक 4.0 वगैरह ला रही है। बट ये तो बहुत हमने बेसिक लेवल पे बात करी, इसको रूट लेवल पे बात करके समझो कि भारत में लोगों को क्या नहीं मिल पा रहा है, जीवित रहने के लिए, एक अच्छी लाइवलीहुड के लिए जितना पैसा कमाना है उतना उन्हें पैसा मिल ही नहीं पा रहा है। जिसकी वजह है उनके पास एजुकेशन का ना होना, उनके पास बचपन से प्रॉपर रिसोर्सेस का ना होना। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो ये इंश्योर करे कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए जितना जो भी रिक्वायर्ड, जो भी मीन्स रिक्वायर्ड है, संसाधन रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, वो उसे मिल पाए। आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बी और सी, जिसको हम मेंस में तो बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझिए, इंदिरा गांधी जी ने इन पर सबसे ज्यादा बवाल मचाया था। जैसे अब देखिए बी और सी पढ़ के देखिए, आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के रिसोर्सेस को इक्वल तरीके से क्या करा जाए, डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब ऊपर बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करो, नीचे बोल रहे हैं कि वेल्थ को एक जगह इकट्ठा होने से रोको। अब बात तो एक ही जैसी लग रही है, अंतर क्या है, दोनों तो एक ही बात है। तो फ्रेंड्स समझिएगा दोनों में अंतर क्या है। ऊपर बात हो रही है किसकी, मटेरियल रिसोर्सेस की। मटेरियल रिसोर्सेस जैसे कि क्या होगा, लैंड। अब समझिएगा फ्रीडम के पहले अधिकतर लैंड किसके पास था, जमींदारों के पास था। तो मुझे बताइए, जब अधिकतर लैंड जमींदारों के पास है, तो क्या ऐसी स्टेट में हमारे किसानों का भला हो पाएगा? क्योंकि क्या क्या किसान जो है वो जमींदार की गुलामी से आजाद हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम क्या लाए, हम लैंड एबोलिशन एक्ट लाए। इसके अलावा आजादी के पहले हम सब जानते हैं हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक जो हैं वो हुआ करते थे, गवर्नमेंट बैंक्स नहीं होते थे। उस समय मुझे बताइए, प्राइवेट बैंक्स में क्या किसान आदमी के लिए कोई स्कीमें आती होंगी? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि प्राइवेट बैंक का मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो लोन किसको दे रहा है, क्या दे रहा है, उसे अपने प्रॉफिट से मतलब है। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि प्राइवेट बैंक प्राइवेट लोगों द्वारा चलाए जाते थे। सो ऐसे में वेल्थ क्या हो रही थी, जो आम जनता की वेल्थ है वो प्राइवेट हाथों में बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही थी। सो इसी के लिए क्या करा गया, 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन करा गया,
1969 में, जिससे क्या करा गया, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को क्या करा गया, प्रिवेंट कर दिया गया। अब समझेंगे फ्रेंड्स, बी और सी मैं समझता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेट करते हुए पढ़िएगा फोर्थ पॉइंट। मुझे बताइए लड़कियों, मुझे बताओ कि क्या हमारे यहाँ फीमेल में और मेल में डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्या सलमान खान को सैलरी ज्यादा और जैकलीन फर्नांडिस को सैलरी कम मिलती है? डेफिनेटली हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो इसी के लिए एक रूल लाया गया कि अगर वर्क इक्वल है तो उसके लिए क्या होगी, सैलरी इक्वल मिलेगी, जो कि था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में आया था। अब आप कहोगे सर अगर ऐसा है तो सलमान खान को ज्यादा सैलरी क्यों मिलती है? तो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फिल्मों का जो मामला है, इसमें सलमान खान के कारण फिल्म ज्यादा चलती है, इसलिए सलमान खान को सैलरी ज्यादा मिल रही है। पर अदरवाइज अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब की बात करें या ऑफिशियल जॉब की बात करें, तो वहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो उस कंडीशन में आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दिया गया है और इसी को फॉलो करते हुए क्या करा गया है, बकायदा जैसे ऊपर वाले प्रोविजंस के लिए लॉ बनाया गया है, इसके लिए भी लॉ बनाया गया है। अब फ्रेंड्स आइए फिफ्थ और सिक्स पे समझिएगा। फर्स्ट और फोर्थ कनेक्टेड है, सेकंड और थर्ड कनेक्टेड है, और उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ कनेक्टेड है। अब इधर देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। यार वर्कर्स और चिल्ड्रन, इनके बारे में कहीं कुछ पढ़ा था, और इसके बाद लास्ट वाला देखिए, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सर फिर से चिल्ड्रन, इनके बारे में कहीं सर पढ़ा था, तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था इन दोनों के बारे में आर्टिकल 23 और 24 में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन हो या फिर क्या कहते हैं वर्कर हो या फिर फीमेल हो, इनमें से किसी को भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। बट समझेगा वहां पर वो सिर्फ क्या कर रहा है, उनको एक्सप्लॉयटेशन उनका होने से रोक रहा है। बट क्या उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकना काफी है? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए फंडामेंटल राइट से एक स्टेप आगे बढ़ के डीपीएसपी में क्या दिया है कि हमें वर्कर्स और चिल्ड्रन को क्या करना है, उनकी हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ दोनों का प्रिजर्वेशन करना है। अब आप कहोगे सर बात तो समझ में आ रही है पर प्रैक्टिकली क्लियर नहीं हो रहा। तो समझिएगा फ्रेंड्स, आज के डेट में हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आशा वर्कर चलती है। आशा वर्कर जब बच्चा 1 साल 2 साल का हो जाता है तो उसका वेट करती है। हमारे स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम चलती है। तो ये सब जो हो रहा है, जो वेट करती है, वो वेट करने पे अगर किसी बच्चे का वेट जरूरत से कम आता है तो सरकारी कोटे से न्यूट्रिशन तक दिया जाता है, स्पेशली बीपीएल धारकों को। तो ये सब क्यों होता है, ये सब हमारे यहाँ 39E के कारण होता है। और इसके अलावा हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसके लिए हम जानते ही हैं बच्चों के लिए आज की तारीख में कितनी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो उनके इलाज की बात हो, चाहे वो उनके एजुकेशन की बात हो, या फिर चाहे वो कोई और बात हो। तो ये सब चीजें जो हमारे यहाँ चल रही है, ये भी किसके बिहाफ पे चल रही है, आर्टिकल 39E और F के बिहाफ पे चल रही है। इन दैट वे हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में 23 और 24 का जो राइट था उसको क्या करते हैं 39E और F क्या करते हैं, कंप्लीट करने का काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अगेंस्ट नहीं है, ये दोनों हार्मनी में है। और फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट ही कौन बनाता है, डीपीएसपी बनाता है। आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 39A। अब इसमें देखिए क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब भाई हम सब जानते हैं ये चीज कि अगर मैं कोर्ट जाता हूं और मेरे पास अपना खुद का वकील करने के मान लो पैसे नहीं है, तो अगर मेरे पास कोर्ट में अपना खुद का वकील करने के पैसे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वकील कर सकता हूं। मुझे फ्री लीगल एड का क्या है, राइट है। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि अगर एक व्यक्ति बहुत अमीर है और एक व्यक्ति बहुत क्या है, गरीब है, तो मुझे बताइए दोनों बराबर केस लड़ रहे हैं। अब दोनों ही बराबरी से केस लड़ रहे हैं, पर क्या ये इक्वलिटी है? डेफिनेटली फ्रेंड्स ये इक्वलिटी नहीं है, ये तो क्या है, इनइक्वलिटी है। भाई जो अमीर है उसके पास बहुत पैसा है, वो 10 साल तक केस लड़ सकता है,
पर जो गरीब है वो तो 5 महीने में क्या हो जाएगा, पस्त हो जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या गरीब व्यक्ति जस्टिस के लिए कोर्ट आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। इसीलिए क्या करा गया है, आर्टिकल 39A जोड़ा गया है। और इसी के बिहाफ पे क्या लाया गया है, कानून लाया गया है। कौन सा कानून लाया गया है? लीगल अथॉरिटीज एक्ट 1987, जिसके तहत आपको फ्री लीगल एड की फैसिलिटीज मिल गई है। सो दैट इज द वे टू लर्न द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना होगा, अपने आप आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है। अब आप कहोगे सर पर इसको 39 के बाद ही क्यों लाया गया, इसको 39A करके 39 के बाद ही क्यों जोड़ा गया? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, इसको 39 के बाद जो है इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आप समझिए 39 में जो सोशलिज्म वाला पॉइंट था, ये भी क्या करता है, उसी की बात करता है। इसलिए इसको 39 के बाद 39A में जोड़ा गया है। और बकायदा कौन सा अमेंडमेंट था ये? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये। यानी इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है उन्होंने इसको ऐड करा था। कई लोग इंदिरा गांधी जी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने तानाशाही करी, बट आई विल से उन्होंने अगर थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप करी है तो कई सारे उन्होंने ऐसे बेंचमार्क प्रोविजंस दिए हैं जो आज भी हम प्राउडली फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म को भी प्रियम्बल में जोड़ने वाली कोई और नहीं, इंदिरा गांधी जी ही थी। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। आर्टिकल 40 में आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। अब इसके बाद के जो आर्टिकल है 41 to 51 वो सारे हम कल खत्म करेंगे। और इसके बाद आप सोच रहे होंगे मैंने ये चार्ट क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स जब हमारी मेंस की क्लासेस चलेगी तब मैं आपको सोशलिस्ट, गांधीज्म और लिबरल इस प्रिंसिपल्स के आधार पे सारे आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। प्रीलिम्स में इसका अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं।